हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं कल जहां हमने एंड किया उससे आगे से। कल हम लोगों ने बात की थी अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में आपसे बताया था कि किसी भी भाषा की एक ही अल्फाबेट होती है, उसी तरह अंग्रेजी में भी सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट है। इस एक अल्फाबेट में लेटर्स हमारे पास 26 हैं। इन 26 लेटर्स को जिन्हें हम ABCD के नाम से जानते हैं, A to Z, ये 26 लेटर्स हैं। इसमें से मैंने आपसे बताया था कि किसी टाइम में ये 26 की जगह 27 लेटर्स हुआ करते थे, जिसमें एम्परसैंड भी एक लेटर था जिसे EE करके उस समय लिखा जाता था। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि जो W है इसे कभी W लिखा जाता था, जिससे ही ये W बना। इसी तरह जो Y है इसे TH करके लिखा जाता था। Z जो हमारा लेटर है इसके उच्चारण को देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम Z पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम Z पढ़ते हैं। ये सब बातें हमने कल करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे कौन कौन से हमारे पास आज कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने अब यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान दें, जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट की तो इसमें जो हमारे पास लेटर्स हैं 26। इन 26 लेटर्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 2 भाग कौन से हैं? एक तो है वावल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वावल हैं A, E, I, O and U। ये टोटल 5 हमारे वावल हैं। इसके अलावा इन 5 को छोड़कर जो 21 लेटर हमारे बच गए वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, भारत में हम सब रहते हैं हिंदी भाषी लोग हैं, तो उसके माध्यम से बात करेंगे कि हिंदी में जब हम बात करते हैं भाषा की, तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर है A, R, E, आदि, और इसी तरह व्यंजन है क, ग, इस तरह। ध्यान दीजिए, ये जो व्यंजन है इनके साउंड बनाने के काम आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट हमारे क्या हैं? व्यंजन है। और इसके विपरीत जो वावल्स हैं, ये वावल्स हमारे काम करते हैं स्वर की ध्वनि उत्पन्न करने का। स्वर की ध्वनियां जो हैं वो हमारे बनाते हैं वावल, और जो व्यंजन की ध्वनियां हैं वो बनाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ध्यान दीजिए, जब भी हम लिखते हैं तो हमें हिंदी में कई जगह मात्राएं लगानी पड़ती है। जो भी हम लिखें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, तो राम के लिए हमने र, उसमें आ की मात्रा और फिर मर ये किया। तो ये जो आ की मात्रा हमने लगाई थी ये हमारे कहाँ से आ रही थी? स्वर से। ये आज की हमने मात्रा लगाई। इंग्लिश में क्योंकि मात्राएं तो कोई होती है नहीं, हमें जो भी कुछ लिखना है वो सब इन 26 लेटर्स की मदद से ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये साउंड कहाँ से बनेगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी इस तरह की स्वर की ध्वनियां होंगी वो बनती हैं हमारे वावल्स से। यानी दूसरी बात हम यूं मान लें कि वे लेटर जो स्वर की ध्वनि उत्पन्न करते हों वो हमारे वावल्स हैं, और जो व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न करते हों वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहाँ एक छोटा सा पर मैटर उठ जाता है। ध्यान दें, जिन्होंने फर्दर क्लासेस पढ़ी उन्हें थोड़ा पता होगा, जब वावल एंड कॉन्सोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक कंसेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं सेमी वावल। अरे सेमी वावल क्या है जरा देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा हम एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं BOY, और इसे हम पढ़ते क्या है? बॉय नहीं, द वर्ड इज नॉट लाइक बॉय, द वर्ड इज बॉय। ई, हमें इसको बोलना होता है बॉय। अब ये जो ई है, ये ई कहां से है? ध्यान करें,
ब के लिए डी है, ओ के लिए ओ है, लेकिन ई के लिए हमारे पास वाई है। लेकिन हम तो जानते हैं वाई तो एक कॉन्सोनेंट है, वाउल्स में तो नहीं है कहीं, तो फिर भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन साउंड में कैसे दे रहा है ये? स्वर की, हिंदी के स्वर की ध्वनि दे रहा है। तो इसलिए इस तरह की जो कॉन्सोनेंट हैं जो कि जरूरत पड़ने पर हमें हिंदी के स्वर का साउंड दें, उन्हें हम सेमी वाउल कहते हैं। ये हम थोड़ा ध्यान कर लें, सेमी वाउल क्या है? सेमी वाउल वो कॉन्सोनेंट है जो टाइम पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हमें वाउल का साउंड देते हैं। ध्यान करें, सेमी वाउल हमारे पास टोटल 2 हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं W एंड Y। ये 2 लेटर्स ऐसे हैं जो बोले में बेसिकली कॉन्सोनेंट में ही काउंट होते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जरूरत पड़ने पर ये हमें वाउल का यानी हिंदी के स्वर का साउंड देते हैं, इसलिए इन्हें हम सेमी वाउल में काउंट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में आ गई होगी कि इन 26 लेटर्स को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया, 2 पार्ट बने हैं, वाउल एंड कॉन्सोनेंट। वाउल 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है, 21 है। बाद में इन 21 कॉन्सोनेंट में से 2 लेटर हमारे पास निकल के आते हैं, W एंड Y, जो हमें कहीं वाउल का साउंड दे देते हैं, इसलिए कॉन्सोनेंट होते हुए भी वाउल का साउंड देते हैं, इसलिए हमें सेमी वाउल के नाम से भी जानते हैं। ये चीज हमने छोटी सी एक जानी है, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, हमने बात की अल्फाबेट। तो अल्फाबेट से हमारे पास निकल के क्या रहा? बेसिकली हमारे पास आए लेटर, अक्षर, वर्ण। ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है लिखने की दृष्टि से, वो सबसे छोटी इकाई हमारी है लेटर, वर्ण। ये हमने बात करेंगे ए से लेकर जेड, ये टोटल जो 26 है, ये ही हमारे लेटर्स हैं। अब क्या होता है, जब इन लेटर्स को हम आपस में मिलाते हैं, जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से एक कुछ लार्जर यूनिट हमारे पास मिलता है, जिसे हम कहते हैं वर्ड, WORD, वर्ड, शब्द। ध्यान करें, किसी भी भाषा में हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं तो हमें अपनी बात को कहने के लिए कुछ शब्द तो चाहिए, तो वो शब्द ही ये वर्ड है जो कि किससे बनते हैं? लेटर से बनते हैं। अब जब इन वर्ड्स आपस में मिलाया जाता है तो आपस में मिलाने पर इनका एक और लार्जर यूनिट बनता है। वो जो लार्जर यूनिट है वो क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करें, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान करें, यहां पे जनरली हम लोग जानते हैं कि वर्ड्स आपस में मिलाने पर सेंटेंस बन जाता है, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस और वर्ड, इनके बीच में भी कुछ चीजें हैं। वो क्या है, आज हम उसकी ही बात करते हैं। पहले ध्यान करें कि सेंटेंस से छोटे और वर्ड से बड़े कौन कौन सी दो चीजें हैं? वो हैं क्लाउज एंड फ्रेज। अब ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। सॉरी, पहले मिस्टेक हो गया। CLAUS, क्लोज। क्लोज होता है उपवाक्य, और फ्रेज होता है शब्दांश। क्या चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, हम लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि इन दी मॉर्निंग, डे
अर्बन पॉट। आप देखिए सभी में एक से ज्यादा शब्द हैं, 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ये क्या करते हैं? आप देखिए जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे ये पूरा इसी तरह से काम आता है। इन द मॉर्निंग, डे बाय डे, ये पूरा इसी तरह एक साथ काम आता है। गोल्डन चेन, हमें कभी सोने की चेन की अगर बात करनी होगी तो हम गोल्डन चेन ही इसको बोलेंगे। इसी तरह से अर्बन पॉट, मिट्टी का बर्तन, तो अर्बन पॉट जो काम आएगा। और ये चीज क्या है? आप देखिए इनमें कहीं भी कोई वर्ब हमारे पास नहीं है, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो असल में क्या है? ये कुछ शब्दों के ऐसे समूह हैं जो फिक्स हैं, और इसी तरह से एज इट इज हम इनका यूज करते हैं। एज दे आर, वी आर यूज देम एज दे आर। ओके, जैसे ये है वैसे के वैसे ही हम इनका यूज कर लेते हैं अपने सेंटेंस में जहां हमें जरूरत होती है। इन जो इस तरह के जो शब्दों के जो ये समूह है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका अपना कोई वर्ड नहीं होता, ये हमारे कहलाते हैं फ्रेज, शब्दांश। एक अच्छी राइटिंग के लिए, एक अच्छे लेख के लिए हमें अपने राइटिंग में फ्रेजेस का बहुत यूज करना पड़ता है। जगह जगह पे टाइम में हमें यूज करना पड़ता है इनका, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो बीच में कई तरह के फ्रेजेस आते रहेंगे, टाइम टाइम पे हम उसको बताते रहेंगे। फिलहाल एकदम इनिशियल लेवल पे जब हम शुरुआत कर रहे हैं, कल जब हमने बात की थी, हम अभी अपनी एकदम बेसिक लेवल से टीचिंग को मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हम अभी केवल इतना जान लें कि ये मूल चीज क्या है, ये टर्म क्या है। तो ये जो शब्दांश है, फ्रेज है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि शब्दों के वो समूह जो लगभग फिक्स हैं, इन्हें इसी तरह से अपनी जरूरत पर पड़ने पर हम जो का यूज कर लेते हैं, ये हमारे कहलाते हैं फ्रेज। एक सेंटेंस में कई फ्रेजेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है राइटर पर, वो क्या लिखना चाहता है, किस तरह से लिखना चाहता है। इसकी कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। इसके बाद में जो सेकंड चीज है वो हमारे पास आती है क्लोज। सेंटेंस से पहले ध्यान करें, वर्ड आपस में मिल रहे हैं जिनमें कोई वर्ड नहीं आई है, वो फ्रेज कहला रहे हैं। अब फ्रेज से बड़ा जो यूनिट है वो ले रहे हैं क्लोज। क्लोज क्या होता है? देखिए आप लोगों ने हिंदी में और वाक्य पढ़े हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या जैसे हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, या कोई भी सामान्य कंडीशन जब हम बात करते हैं जिसमें सेंटेंस जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें राम इज माय ब्रदर एंड श्याम इज माय फ्रेंड। अब देखिए इस पूरे में ये लार्जर धर्म है जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये अपने आप में सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप लग गया, वहां तक भी पूरा चल रहा है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि इसमें बीच में कंजक्शन, कनेक्टिव, लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग डिवाइस, एंड हमने यूज किया है। अब इस एंड से पहले देखिए राम इज माय ब्रदर, और इस एंड के बाद में श्याम इज माय फ्रेंड। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, राम इज माय ब्रदर, श्याम इज माय फ्रेंड। स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेंटेंस, दोनों के पार्ट जो सेम है, दोनों में सेम और चीजें में डाली हुई है। तो फिर फर्क क्या होगा? तो फर्क यहाँ पे ये होता है कि जब एक लार्जर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में अगर कोई छोटे सेंटेंसेस हों जो उस बड़े सेंटेंस का पार्ट हो, ध्यान करें, है तो सही सेंटेंस, हम इस बात पर अपने आप में फुल मीनिंग देता है। और प्रॉब्लम नहीं, जो वर्ब भी है, फाइनेंस वर्ब है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, सब कुछ है, और कैन भी यहाँ पे इसका भी अपना वर्ब है, सब्जेक्ट है, कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं
जो उसके उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम छोटे जो वाक्य सामने लेते हैं वो वाक्य हमारे कहलाते हैं क्लोज। ध्यान कर लें, तो यहाँ पर एक क्लोज हो गया हमारा ये राम इज माय ब्रदर और दूसरा हो गया श्याम इज माय फ्रेंड। ये दोनों इस सेंटेंस के लिए क्लोज का काम कर रहे हैं, उपवाक्य है। राम से लेकर और यहाँ फुल स्टॉप तक ये पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस की हम मोटी मोटी सी पहचान शुरू कर सकते हैं कि सेंटेंस जो सब्जेक्ट भी रखता हो, जिसका अपना एक फाइनाइट वर्ब भी हो। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये मेरे आगे के लेसन में आएगा, ये सब चीजें आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो फाइनाइट वर्ब जिसमें हो वो एक अपना सेंटेंस होता है। मिनिमम एक फाइनाइट वर्ब की होनी ही चाहिए। अब क्या होता है, जब सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस है तो उनमें फाइनाइट वर्ब दो या ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसमें कितने क्लॉजेस जोड़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखें, क्लॉजेस कितने जोड़ सकते हैं इसके बारे में भी कहीं कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है राइटर पर। आप देखिए फॉरेन राइटर्स जब लिखते हैं, अब 9th की या 11th क्लास की या 10th क्लास की बुक्स में आप पढ़ेंगे, कई राइटर्स ने इस तरह के सेंटेंसेस बना रखे हैं जो लगभग 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ है और पता लगता है कि उसमें वो पूरे 7-8 लाइन मिलकर के एक सेंटेंस है, क्योंकि पैराग्राफ शुरू होने से लेकर यहाँ पैराग्राफ शुरू किया वहां से लेकर 7-8 लाइन बाद जाकर के फुल स्टॉप लगाता है। जब तक फुल स्टॉप नहीं लग रहा तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो जब फुल स्टॉप लगा तब तक इतने सारे लाइन एक सेंटेंस। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसने किया क्या राइटर ने वहां, उसने अलग अलग तरह की और लिंकिंग डिवाइसेस यूज करते हुए और अलग अलग तरह के क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हुए एक लंबा सा सेंटेंस बना लिया है। तो सेंटेंस वहां एक काउंट होगा लेकिन क्लॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखें। लेटर्स आपस में मिलकर बनाते हैं वर्ड अगर आपस में मिलते हैं तो उनसे फ्रेज बन सकता है, क्लॉज बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। वर्ड से फ्रेज भी जो बनेगा उसके मैंने आपको बताया था कि फ्रेज में अपना कोई वर्ब जनरली नहीं होता, इसलिए का वो सब्जेक्ट भी नहीं होता। क्लोज होता तो अपने आप में सेंटेंस है, अपने में एक फाइनाइट वर्ब रखता है, अपना पूरा क्लियर मीनिंग रखता है, लेकिन ये किसी एक लार्जर सेंटेंस का सब पार्ट होता है, सब सेंटेंस होता है, इसलिए इसको हम हिंदी में उपवाक्य और इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। फिर हमने बात की सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस इन वर्ड्स का एक लंबा बड़ा और यूनिट है, लार्जर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपना डेफिनिट, पर्टिकुलर एंड क्लियर मीनिंग रखता है, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, जो बिल्कुल स्पष्ट अपना एक अर्थ देता हो, जिसमें हमें कभी कोई तरह की परेशानी ना हो समझने में। ये चीज हमारी सेंटेंस कहलाती है। आई होप ये बातें आपको आज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूंगा आपको। आप अपनी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस क्या, क्यों और कैसे। देखिए, हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हमको लिखना होता है या बोलना होता है या कहीं कुछ हमें राइटिंग कंपोजिशन करनी होती है, तब हमें काफी सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ते हैं। और ज्यादातर क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी जो मदर टंग है वो हमें कहीं कहीं एक हर्डल, जो बाधा पैदा करती है। और होता क्या है, जब भी हमें कुछ लिखना होता है, कुछ बोलना होता है, तो हम सबसे पहले से हिंदी में सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में ही हिंदी भाषा में आती है। जब वो हिंदी में आती है उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा मुझे ये करना है। यहीं पर हमसे गलती होने शुरू होती है। क्या रीजन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया और हम कहते हैं कि रोहन पुस्तक पढ़ता है।
अब जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्टली जो लोग लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो क्या करते हैं, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हम क्यों करते हैं इसको, रोहन बुक रीड। अब देखने को तो वर्ड भी सही लगा दिया है, रोहन भी हमने सही दिया, भी हमें सही कर दिया, लेकिन फिर हमारा सेंटेंस गलत है, हमारा सेंटेंस सही नहीं है। अब सेंटेंस सही क्यों नहीं है? सॉरी, तो रीजन ये है कि सेंटेंस में वर्ड का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक डेफिनेट उनका पोजीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें अरेंज करना होता है, हमें उनको सेंटेंस में प्लेस करना होता है। तो ध्यान करें, जब हम हिंदी के सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी काम को करने वाला, द डूअर। इसके बाद में इस सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट होता है, वह सेंटेंस से लास्ट में आती है। यानी अगर हिंदी के सेंटेंस की हम बात करें तो जनरली हमारे पास सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो अगर हमने इसी तरह से सेंटेंस बनाया तो हमारा सेंटेंस गलत होगा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम क्या करें, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हिंदी से हम इंग्लिश में जाएंगे तो वहां वर्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्ट का आपका वही शुरू में आने वाला है जो हिंदी में था, वही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट था ये बाद में चला जाएगा, वर्ब जो थी वो पहले आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, रोहन रीड अ बुक। अब आप देखिए, रोहन आपका सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब है और अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे स्थिति में क्या बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारी एक बेसिक जो फॉर्मेशन है, एक हम कहते हैं जैसे फॉर्मूला है सेंटेंस बनाने के लिए। तो ध्यान रखें आप, हिंदी का जो हमारा सेंटेंस है वो बनता है SOV पैटर्न पर, लेकिन इंग्लिश में जो सेंटेंस बनता है वो बनता है SVO पैटर्न। ये जो पैटर्न हैं, ये पैटर्न ही हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जनरली मैंने शुरू कहा था कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो ज्यादातर लोगों से गलती हो जाती है, वो ये वाली होती है बिगिनर्स हैं उनके लिए। बाकी जो और चीजें उनकी बाद में बात करेंगे, जैसे हमारे पास काफी रहेंगे। फिलहाल हम एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इस सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस चलने वाला है। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस में हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो ये ध्यान करें आप। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी अल्फाबेट के बारे में हमने बात की, लेटर से बनने वाले वर्ड, फिर वर्ड से फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। अब लास्ट में मैंने बात की अगर सेंटेंस जो बनाते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दिया। हिंदी में SOV पैटर्न हम यूज करते हैं, इंग्लिश में SVO पैटर्न हम यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा लेसन, मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।